अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कनाडा स्टडी वीज़ा के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट हमें सबसे पहले जो उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एक कंट्री जो उनके जहन में आता है वो कनाडा के बारे में ही उनकी सोच आती है, क्योंकि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो कि स्टडी पाथवे को एक परमानेंटली सेटलमेंट्स के लिए बहुत जल्दी उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। कैनेडियन स्टडी क्या है, इसकी अदर फर्दर दो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं, एसडीएस एंड नॉन एसडीएस, वो क्या है, वीज़ा प्रोसेसिंग क्या है, स्टडी ऑफर कैसे आपने निकलवाना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनाडा। कनाडा इस टाइम जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 4 मिलियन के करीब है। दैट्स वाई कनाडा ने अपनी जो पीआर की स्ट्रीम लाइन्स हैं इनको फास्ट किया हुआ है। सो पीआर को गेन करने के लिए बहुत से जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, दे आर सीकिंग स्टूडेंट वीज़ा टू कनाडा इन ऑर्डर टू गेट देयर पीआरस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइमरीली बताऊंगा कि कनाडा का वीज़ा प्रोसेस कैसे है, कौन कौन सी इनटेक्स होती हैं कनाडा के अंदर, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग कितना टाइम लेती है, दोनों स्ट्रीम लाइन्स जो एसडीएस और नॉन एसडीएस है इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा रेशो क्या है, एसडीएस की ज़्यादा है, नॉन एसडीएस है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कनाडा स्टूडेंट वीज़ा है क्या। पाकिस्तान के अंदर हर स्टूडेंट का एक ड्रीम है, हर स्टूडेंट का एक ख्वाब है कि वो अपनी फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए और फर्दर सेटलमेंट्स के लिए कनाडा को चूज़ करता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि कनाडा इस सोशल वर्किंग सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आता है, प्लस कैनेडियन पीआर आपको बहुत आसानी से मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। और जो स्टडी पाथवे प्रोग्राम है लीडिंग टू द पीआर आपके लिए बहुत आसानी से है, और उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी के लातादाद बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कनाडा की जो कमिंग इनटेक्स हैं 2023 के अंदर, फर्स्ट तो आपकी जनवरी इनटेक होती है। जनवरी इनटेक के बाद आपकी मिड इनटेक्स आती हैं जो कि मई जून की होती हैं, एंड देन आपकी सितंबर इनटेक आती है। जनवरी इनटेक के लिए नॉर्मली मैं बात करूं तो आपने नवंबर तक अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है, और इन दिसंबर यू हैव टू फ्लाई। अगर मैं बात करता हूँ मिड इनटेक की, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, राइट नाउ मिड इनटेक ओपन है, ठीक है, उसमें आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करनी होती हैं टिल मार्च, मतलब एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग टिल मार्च आपने कंप्लीट करना होता है ताकि आप अप्रैल में फ्लाई कर सकें। उसके बाद मैं बात करूँ अगर सितंबर इनटेक की, तो सितंबर इनटेक में आपने अगस्त तक फ्लाई करना होता है। ये एक थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ था कैनेडियन इनटेक्स के हवाले से। अब कनाडा के अंदर जो आपकी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो होती हैं DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं। वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास एक स्पेसिफिक नंबर होता है DLI, अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपका DLI नहीं है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में मुश्किलात हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यार जो आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने जा रहे हो, वेदर इट्स अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी, DLI रिकग्नाइज्ड होगी तो फर्दर आपको PSW मिलेगा, प्लस आपके पास PR के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसकी दो स्ट्रीम लाइन्स होती है। नंबर 1 स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं SDS, नंबर 2 नॉन SDS। SDS क्या है? SDS होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसको हम फॉर्मली बात करें तो स्टूडेंट पार्टनर्स प्रोग्राम है। ठीक है, राइट नाउ वर्ल्ड वाइड इसमें जस्ट 20 to 22 कंट्रीज हैं जो कि कनाडा ने SDS पे लिए हुए हैं। SDS मीन्स डैट वो कंट्रीज लाइक उनमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है फॉर्चुनेटली, वो कंट्रीज जो कि आपकी SDS स्ट्रीम लाइन के अंडर आते हैं, इनकी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। जस्ट 45 डेज के अंदर इनका तमाम प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया। SDS का ये फ़ायदा होता है कि आपकी एप्लीकेशन की क्विकली एंड फास्ट प्रोसेसिंग होती है एज कम्पेयर टू द नॉन SDS। नॉन SDS क्या है? नॉन SDS इज जस्ट लाइक अ जनरल कैटेगरी फॉर द स्टडी वीज़ा। इट्स लाइक अ जनरल कैटेगरी, आप इसके अंदर जनरल कैटेगराइज करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। जो उम्मीदवार, जो एप्लीकेंट्स, जो कैंडिडेट्स SDS की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, उनकी एप्लीकेशंस हम नॉन SDS में लेकर चलते हैं, जिसकी नॉर्मली एप्लीकेशन फाइलिंग जो है, सारा ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स में आपकी चली जाती है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं कि यार SDS के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और नॉन SDS के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका मेन, कहीं भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। आपने जो मैट्रिक से लेकर लेटेस्ट स्टडी, जो आपकी मोस्ट रिसेंट स्टडी है, इसकी आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने अंडर ग्रेजुएट तक अपनी तमाम ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके बाद आपका सेकंड आता है इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ये मतलब होता है
कि आप कनाडा क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपने कनाडा ही को क्यों सिलेक्ट किया, आपने उस स्पेसिफिक कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया, उस कोर्स की आपकी बेस के साथ कैसे उसका लिंक्ड अप होता है, आपको ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या बेनिफिट होगा, ये तमाम चीज़ें आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। और इसमें आपने एक चीज़ ये शो करवानी होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपका गोल क्या है ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा आपको आइल्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 6.5 का आइल्स रिक्वायर्ड होता है, एकेडमिक आइल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कनाडा के अंदर यूके की तरह लैंग्वेज सर्च, ड्यूलिंगो वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका एकेडमिक आइल्स होता है, पीटीई होता है जो आप पीटीई टेस्ट देते हैं, या फिर टॉफल, ये चीज़ें आपकी कनाडा के लिए एक्सेप्टेबल हैं। 6 ओवरऑल हो या 6.5 हो। अगर मैं बात करता हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तो आपका 6 बैंड रिक्वायर्ड होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर आपको 6.5 का बैंड रिक्वायर्ड होता है। इसके अगेंस्ट जो आपके SDS कैटेगराइज कॉलेजेस हैं उनसे आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। एडमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एडमिशन के लिए हम SDS लिस्टेड कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करते हैं। एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस प्रोवाइड की जाती है जो कि SDS के स्ट्रीमलाइन के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो होती है GIC। GIC होती है गारंटेड इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपने $10,000 का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़रूरी है GIC बनवाना। इट मीन्स डैट ये आपकी अमाउंट है, आप वहाँ पे अपने अकाउंट में इसको डिलीवर करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, जस्ट टू इंश्योर कैनेडियन गवर्नमेंट दैट आप फाइनेंशियली उन पे बर्डन क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद आपकी डिजिटल फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ चाहिए होता है, ट्यूशन फ़ी आपका क्या होती है वो आपने सबमिट करवाई हुई है। तो ये वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ नॉन SDS क्या। नॉन SDS के अंदर सेम आपकी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, जस्ट एक डिफरेंस आता है, इसके अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जिसको हम प्रूफ ऑफ फंड्स बोलते हैं। आपकी फाइनेंशियल फंड्स जो होते हैं, या आपने किसी से अपना स्टडी लोन अप्रूव करवाया होता है, यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो तमाम डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। प्लस इसमें वो एक और प्लस ये है कि आपने तमाम इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रोवाइड करने होते हैं एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर द नॉन SDS कैटेगरी। SDS में आपने जस्ट अपना $10,000 की GIC अकाउंट ओपन करवाना होता है कनाडा के अंदर। नॉन SDS में आपने स्पेसिफिकली अराउंड $10,000 की आपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, प्लस आपके इनकम टैक्स की चीज़ें शो करवानी होती हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट है राइट नाउ इन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, दे कॉल अस के यार आप मुझे ये बताइए, हमें गाइड करें कि नॉन SDS में जाएं या SDS में जाएं। तो हम प्रेफर करते हैं SDS स्ट्रीमलाइन को। उसके पीछे रीजंस है। SDS में आपको लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिकली कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप अगर $10,000 की GIC ओपन करवाते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी से बात करें तो आपकी लेस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपने जस्ट $10,000 की GIC ओपन करवानी है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना। सेकेंडली फास्ट प्रोसेसिंग होती है SDS की। फास्ट प्रोसेसिंग का ये मतलब होता है कि जस्ट 45 डेज के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। नॉन SDS में कम से कम आपका 3 मंथ्स का टाइम होता है, तो डबल टाइम हो जाता है। दैट्स वाई वी प्रेफर यू गाइज कि अगर आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को चूज करते हैं SDS स्ट्रीमलाइन को, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको उसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं करवानी पड़ती। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है। आपने वो SDS कॉलेज चूज़ करना है जो कि अंडर द SDS स्ट्रीम आता है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं थ्रू अस। इसके बाद आपने सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। याद रखिएगा यहाँ पे कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है जो कि $100 से $200 के दरमियान होती है। सम कॉलेजेस इससे ज़्यादा भी आपको चार्ज करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी डिग्रीज हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करना है, आइल्स का स्कोर प्रोवाइड करना है। ये तमाम इनिशियली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आपने जब वहाँ से आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है,
ऑफर लेटर के ऊपर आपका स्टूडेंट नंबर होता है। स्टूडेंट नंबर के थ्रू आपने कनाडा के डेजिग्नेटेड एसडीएस बैंक अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इन बैंक्स में से किसी एक बैंक में भी आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। वो सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस अकाउंट में आपने $10,000 की GIC वहाँ पे आपने खुलवानी होती है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस करना होता है। ये सारा क्राइटेरिया होता है SDS स्ट्रीम का। अब बात करते हैं नॉन SDS का क्या क्राइटेरिया है। नॉन SDS के लिए सबसे पहले आपने अपना CIC कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है थ्रू GC की या ID या जो भी पासवर्ड वहाँ पे आपने बना के पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, स्टार्ट करना होता है। वहाँ से प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स आपने वहीं पे अपलोड करने हैं सारे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सेफ एंड एग्जिट करते रहना है आपने साथ साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जो कि वहाँ पे आपको शो होते हैं, जैसा कि आपकी स्टडी की परसेंटेज आएगी, आइल्स का स्कोर आएगा, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे पोर्टल पे पूछी जाती हैं। अगर तो आप एलिजिबल होते हैं तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। दैट्स वाई आपने सबसे पहले वहाँ पे कनाडा CIC.Canada पे आपने अपना पोर्टल बनाना होता है। फिर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। देन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। जो मेन टॉपिक ये होता है कि सक्सेस रेट क्या है SDS स्ट्रीमलाइन का एंड नॉन SDS स्ट्रीमलाइन का। तो सक्सेस रेट की मैं बात करता हूँ जो कि नॉन SDS स्ट्रीमलाइन है वो कंपैरेटिवली लो है एज कम्पेयर टू SDS स्ट्रीमलाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें फ्यूअर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें इतनी SDS स्ट्रीमलाइन के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती। फ्यूअर डॉक्यूमेंट्स की वजह से इसकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉन SDS प्रोग्राम। यहाँ पे मैं कोट करता चलता हूँ कि IRCC इमिग्रेशन रेगुलेटरी काउंसिल ऑफ कनाडा की रिपोर्ट है The success rate for the SDS candidate in 2021 and 2022 was 71% as compared to 40% of non-SDS applications. अब यहाँ से ही आपको एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो आपकी नॉन SDS एप्लीकेशंस है वो 40% आपकी एक्सेप्टेंस रेट है उसका, वेयर एज जो आपका 71% एक्सेप्टेंस रेट है 2022 के अंदर आपका SDS एप्लीकेंट्स का। इट मीन्स दैट, और ये रिपोर्ट आपकी IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट की रिपोर्ट है, इमिग्रेशन रेगुलेटरी काउंसिल ऑफ द कनाडा। इसके अलावा कनाडा की दोनों स्ट्रीमलाइंस हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स क्या होते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के अंदर आपको वही इंस्टीट्यूशन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई करवा देगा जो कि DLI है। मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ, DLI मीन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। DLI एक यूनिक जनरेटिंग नंबर होता है इंस्टीट्यूशन का, जो कि अगर आपका वहाँ पे एडमिशन होता है तो आप फर्दर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी यू मे अप्लाई फॉर द PSW, और PSW कंप्लीशन के बाद आप फर्दर वर्क परमिट एंड देन PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं आपके वो स्टडी परमिट में SDS नॉन SDS में क्या आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपका डिपेंडेंट होता है उसकी क्या कैटेगरी होती है। अगर तो आप और इफ़ यू आर मैरिड और आपके डिपेंडेंट्स हैं, कोई बच्चे हैं या आपकी वाइफ हैं या आपके शोहर हैं, तो अगर तो आप SDS स्ट्रीमलाइन में सेम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, एज अ फैमिली यूनिट आप अप्लाई करते हैं तो फैमिली मेम्बर्स आपके ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो होती है उनके ऑनलाइन रिक्वेस्ट वो सबमिट करते हैं फॉर द TRP होता है आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट्स। ठीक है, जिसमें आप अपनी स्टडीज़ के लिए भी उनको साथ लेकर जा सकते हैं, वर्क के लिए भी साथ लेकर जा सकते हैं, तो वो उनकी कैटेगरी TRP के लिए उनको अप्लाई करना होगा। ये थी आज की तमाम वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है कैनेडियन स्टडी को लेकर, ये वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री जिसके हवाले से आप मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, काइंडली आप कमेंट्स में मुझे बताया करें, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो करें ताकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती चले। और आखिर में अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।